स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट डे अपन ने राजस्थान की मिट्टी के बारे में चर्चा की थी। तो लास्ट में क्या थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है मिट्टी का, हल्का सा करंट से रिलेटेड है। उसके बारे में आज अपन चर्चा कर लेते हैं और देन उसके बाद अपन देखेंगे राजस्थान में नदियों के बारे में भी, नदियों का क्या प्रोग्राम है राजस्थान में, ऐसी कुछ बातें करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कल अपन ने छोड़ा था वहीं से देखते हैं थोड़ा ऐसे। एक वर्ड सुना होगा आपने, सेम। सेम, ठीक है। तो अपना जो राज्य राजस्थान है, इसमें कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे सेम की समस्या है। तो सेम के बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्या चीज है सेम समस्या, ठीक है। अपना जो राज्य है राजस्थान, राजस्थान में कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी है जिनमें धरातल के नीचे जिप्सम की परत है। जिप्सम, अपने राजस्थान में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जो धरातल है, जो जमीन है, उसके नीचे क्या है, जिप्सम की परत है, ठीक है। अब जब जिप्सम की परत है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो यहाँ पे पानी है, जल है, रुका हुआ है, और एक ये है जहाँ पे नीचे जिप्सम की परत नहीं है, ये भी धरातल ही है। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो जमीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल भूमि है, नीचे जिप्सम की परत वगैरह कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा जितना भी पानी होगा वो सारा चला जाएगा जमीन के अंदर, ठीक है। लेकिन जिस एरिया में जिप्सम की परत पाई जाती है वहां पे जो एक्स्ट्रा पानी है वो जमीन के नीचे नहीं जाएगा। अब नीचे नहीं जाएगा तो यहाँ ऊपर ही रहेगा, वो ऊपर रहता है, इस वजह से यहाँ पे क्या दलदली भूमि बन जाती है। अब पानी एक जगह रुका रहेगा तो वहां पे क्या होगा, दलदली भूमि बन जाएगी। इसे ही बोलते हैं सेम समस्या, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा पानी नीचे नहीं जाएगा तो दलदली ही बनेगी, इसे बोलेंगे अपन सेम समस्या। ये तो हुई ये बात, पता चला अपने को सेम समस्या क्या है। अब जो अपनी गवर्नमेंट है उसने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्रोग्राम चला रखे हैं, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं अपन इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP से लिखा है मैंने इसे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जो अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका जो दोनों तरफ का क्षेत्र है, उसके आसपास का एरिया है, उसमें सेम की खूब समस्या है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में आप क्वेश्चन कैसे आएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सेम समस्या से बचने के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सेम समस्या से बचने के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, तो अपना आंसर होगा इंडो डच परियोजना। कौन सी परियोजना है, इंडो डच परियोजना। ये परियोजना चलाई जा रही है भाई सेम समस्या से बचने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में, इंडो डच परियोजना, ठीक है। अब ये है क्या इंडो डच परियोजना, इस परियोजना में यूकोलिप्टस के पेड़ लगाए जा रहे हैं, ठीक है। यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जा रहे हैं। कहाँ लगाए जा रहे हैं, जैसे मान लो ये नहर है इंदिरा गांधी, इसके चारों ओर इस तरह पेड़ लगा रहे हैं भाई यूकोलिप्टस के। सिंपल भाषा बोले तो अपन जो अपने सफेदा होता है ना, सफेदा, ठीक है, सफेदे के पेड़ लगाए जा रहे हैं इंदिरा गांधी के चारों ओर। एक एरिया और है जहाँ पे अपने राजस्थान में सेम प्रॉब्लम है, जो अपनी चंबल रिवर है, ठीक है। जो चंबल का क्षेत्र है उसमें चंबल सिंचाई क्षेत्र, जो चंबल का सिंचाई क्षेत्र है वहां पे भी सेम वाली समस्या है। तो यहाँ पे भी अपने एक प्रोग्राम चल रहा है और उस प्रोग्राम का नाम है राजाद परियोजना, ठीक है।
जो अपना चंबल का बेल्ट है उस एरिया में भी दलदल वाली सेम प्रॉब्लम है, और वहां पे एक परियोजना चल रही है और उस परियोजना का नाम है राजाद परियोजना। अब ये परियोजना कौन चला रहा है? ये परियोजना कनाडा के सहयोग से चल रही है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो एट प्रेजेंट राजस्थान में 2 जगहों पे परियोजनाएं चल रही हैं दलदल से बचने के लिए। पहला तो आपने देखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में, और सेकंड अपन ने देखा चंबल सिंचाई क्षेत्र में। जो चंबल वाला क्षेत्र है वहां पे चल रही है राजाद परियोजना, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना वाला क्षेत्र है वहां चल रही है इंडो डच परियोजना, ठीक है। ये तो ही ये बात। और अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए भी राजस्थान में कौन कौन से एरिया हैं जो सेम समस्या में उलझे हुए हैं, तो पहला क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। सेकंड अपना हो गया चंबल परियोजना, ठीक है। और एक और अपना जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, अपना जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसका एक गांव है बड़ोपल गांव, ये सबसे ज्यादा सेम समस्या से उलझा हुआ है। तो ये 3 एरिया हैं राजस्थान में जहां पे सेम की समस्या खूब है, ठीक है। और अगर अपन बात करें और कुछ चीजें देखें, अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है, तो अपना आंसर क्या होगा? एंटीसोल। और आपसे पूछ लिया जाए भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है, तो उसका आंसर होगा इंसेप्टिसोल, ठीक है। इंसेप्टिसोल तो है अपने देश भारत में, और एंटीसोल है अपने राजस्थान में, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में कौन सा उर्वरक सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, तो अपना आंसर होगा नाइट्रोजन। कौन सा उर्वरक सबसे ज्यादा काम में लेते हैं? नाइट्रोजन, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए मिट्टी के निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, मिट्टी निर्माण के कारक, तो मिट्टी निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? तो 2 कारक हैं, एक तो सक्रिय कारक, एक है अपने निष्क्रिय कारक, ठीक है। सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक में अपनी आ जाएगी जलवायु और जैविक, जलवायु हो गई और जो भी जैविक है यानी इंसान हो गए, जानवर हो गए। और निष्क्रिय में जैसे मूल चट्टान है, जिससे मिट्टी बन रही है वो चट्टान निष्क्रिय ही तो है, और सथल आकृतियां हैं, ठीक है। ये सारी आ जाएंगी अपनी निष्क्रिय पार्ट में। तो ये कुछ बातें अपनी बाकी थी इसमें मिट्टी में। अब अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान का अफवाह तंत्र। अपन पढ़ेंगे राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किधर जाती है, कौन कौन से डैम या बांध बने हुए हैं उस पे, ऐसी सारी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ी इसका बैकग्राउंड तैयार करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे अपन ने 3 भागों में बांटा हुआ है। जो राजस्थान का अफवाह तंत्र है इसे 3 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। अब वो भाग कौन कौन से हैं, तो पहले अपन देखते हैं। एक भाग है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है। यानी वो राजस्थान के किसी एरिया से निकलती हैं और जाके अरब सागर में मिल जाती हैं। सेकंड देखते हैं अपन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है। सेकंड अपना बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, यानी वो राजस्थान के किसी एरिया से निकलेंगी और जल के जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। आगे थर्ड अपना अंतः प्रवाह की नदियां, अंतः प्रवाह की नदियां। अंतः प्रवाह की नदियों में कौन सा आएंगी, जो ना ही तो अरब सागर में गिरेंगी और ना ही बंगाल की खाड़ी में। जैसे ये अपना भारत है, नीचे वाला बेल्ट जो इसका, इधर तो है अपना अरब सागर
ठीक है, और इधर है अपनी बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली राजस्थान है। अब यहाँ से कुछ नदियाँ निकलेंगी वो अरब सागर में गिरेंगी, और कुछ नदियाँ निकलेंगी जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, और कुछ इन दोनों में नहीं जाएंगी। इस तरह से अपन ने इसे बांट रखा है। अगर अपन बात करें, आपसे पूछ लिया जाए भी राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं उनका कितना % अरब सागर में गिरती हैं, तो अरब सागर में गिरती हैं 17% नदियां। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए भी अरब सागर में कुल कितनी नदियां गिरती हैं, तो 17% नदियां अरब सागर में गिरती हैं। एज इट इज अगर आप इनसे पूछ ले भी बंगाल की खाड़ी में कितनी नदियां गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं अपनी 23%। ठीक है, अंतः प्रवाह वाली कितनी बची, 60%। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा राजस्थान में अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं। राजस्थान का प्रवाह तंत्र अपन ने स्टार्ट किया है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और आंतरिक प्रवाह की या फिर अंतः प्रवाह की नदियां। अपन ने देखा जो अरब सागर में है वो 17% है, बंगाल की खाड़ी में 23% है, और आंतरिक प्रवाह या अंतः प्रवाह वाली 60% है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी नदियां हैं, तो खुला खुला दिख रहा है अंतः प्रवाह वाली नदियां ज्यादा हैं। अंतः प्रवाह वाली नदियां ज्यादा होने का कारण क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थल ज्यादा होने के कारण यहाँ पे अंतः प्रवाह की नदियां सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे। ये मान लो अपना राजस्थान है। अपन ने देखा एक अरावली पर्वतमाला जो ऐसे निकल रही है राजस्थान से। ठीक है, जो ये अरावली है ये राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। आपको याद रखना है जो अरावली है वो राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, यानी अगर अपन लिखना चाहें तो इसे कैसे लिखेंगे, लिख देता हूं मैं। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है, रेखा कहा जाता है। ठीक है, अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों अलग अलग करती है। ठीक है, अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को अलग अलग करती है। ये अपनी अरावली थी, अरावली की जो पश्चिम में निकलेंगी वो अरब सागर की तरफ जाएंगी, और जो पूर्व से निकलेंगी वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएंगी। ठीक है, ये कुछ बातें थी। आगे चलते हैं। अगर अपन अपने क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में सतही जल देश का कितने % है, अपना क्वेश्चन है राजस्थान में सतही जल देश का कितने % है। राजस्थान में सतही जल देश का, भारत देश का कितने % है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है राजस्थान में भूमिगत जल यानी जो जमीन के अंदर है देश का कितने % है। ठीक है, दो क्वेश्चन अपने। पहला क्वेश्चन है राजस्थान में सतही जल देश का कितने % है, और सेकंड है राजस्थान में भूमिगत जल देश का कितने % है। अगर आपसे सतही जल के बारे में पूछा जाए तो ये है 1.16%, और अगर अपने से भूमिगत जल पूछ ले तो भूमिगत जल है 1.69%। सतही जल तो है 1.16% और भूमिगत जल है 1.69%। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब अपन 1 बाय 1 इन्हें देखते हैं, कौन सी अरब सागर में जाती हैं, कौन सी बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, और कौन सी
अंतः प्रवाह की है। तो सबसे ज्यादा अंतः प्रवाह की नदियां, तो सबसे पहले अपन इसे ही देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन अंतः प्रवाह की नदियां। ठीक है, अंतः प्रवाह की नदियां देख रहे हैं अपन कौन कौन सी हैं। तो टोटल राजस्थान में देखते हैं पहले कौन सी हैं। यहां पे तो मैं लिख रहा हूं नदियों का नाम, ठीक है, यानी जो नदी है उसका नाम। यहाँ पे लिखेंगे अपन उसका उद्गम, यानी वो कहाँ से निकलती है, और लास्ट में लिखेंगे समापन, यानी कहाँ पे जाके वो खत्म हो जाती है। ठीक है, अब अंतः प्रवाह की नदियां हैं तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तो ये जाएंगे नहीं। तो अब देखते हैं कहाँ से निकलती है और कहाँ पहुंचती है। तो सबसे पहले एक नदी है और इस नदी का नाम है काकन्या नदी। काकन्या नदी, ठीक है। इस नदी को मसूरदी भी बोलते हैं, इस नदी को मसूरदी भी बोल देते हैं, या फिर इसे काकनी भी बोल देते हैं। एक ही नदी है, इसका नाम काकन्या भी है, काकनी भी है और मसूरदी भी है। ये निकलती कहां से है, तो निकलती है कोठारी गांव से। कोठारी गांव, यानी आपसे पूछ लिया जाए काकन्या नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो अपना आंसर होगा कोठारी गांव। और कोठारी गांव कहां पे है, जैसलमेर में। कहां पे, जैसलमेर में। अब देखो अंतः प्रवाह की नदियां कुछ ऐसी भी हैं जो कभी बहा चला करती थी, कभी उनमें पानी हुआ करता था। आज तो सिर्फ मिट्टी है, बस लगता है भी हाँ नदी। अब आजकल तो इन नदियों में टूर्नामेंट ही होते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, पहले कभी पानी था। लेकिन अपने तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे उसमें टूर्नामेंट खेले और चाहे नाव चलाए, कोई अपने को कोई मतलब नहीं है इससे। अपने को सिर्फ इतना बात पता होनी चाहिए भी काकन्या नदी है, उसका नाम मसूरदी भी है और काकनी भी है, और वो निकलती है कोठारी गांव जैसलमेर से। और आपसे पूछ लिया जाए भी उसका समापन कहाँ पे होता है, तो इसका समापन होता है बुज झील में, बुज झील। और ये बुज झील भी कहाँ है, जैसलमेर में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अपनी नदी है कांतली नदी, पहले एक बार इसका नाम आ चुका है अपन जब पढ़ रहे थे, बाकी कोई टॉपिक चल रहा था अपना उस टाइम। कांतली नदी, तो जो कांतली नदी है अपनी, पहले अपन बात करते हैं उसके उद्गम की। तो इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी सीकर से। तो लिख लेते हैं खंडेला पहाड़ी सीकर। ठीक है, सीकर में खंडेला की पहाड़ी है, वहां पे इसका उद्गम होता है। अब इसका समापन कहां पे होता है, तो सीकर है जो, सीकर से बिल्कुल ऊपर झुंझुनू है, तो इसका समापन हो जाता है झुंझुनू में जाके, झुंझुनू की सीमा पर। ठीक है, झुंझुनू की सीमा पर। आगे चलते हैं अपन, आगे एक अपनी नदी है मेंथा। इनके बारे में अपन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार क्या अपन इनका उद्गम और समापन देख लेते हैं। तो मेंथा जो नदी है, मेंथा, ये निकलती है मनोहरपुरा की पहाड़ियों से, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। ठीक है, और मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहाँ पे हैं, जयपुर में हैं। और इसका समापन कहाँ होता है, सांबर झील में। सांबर झील कहाँ है, जयपुर, अजमेर और नागौर तीनों डिस्ट्रिक्टों में फैली हुई है, और मैक्सिमम जयपुर में ही है। तो मेंथा निकलती है मनोहरपुरा की पहाड़ियों से और जाके मिल जाती है सांबर झील में। आगे अपन बात करते हैं रूपा रेल। एक अपनी नदी है रूपा रेल, ये भी अंतः प्रवाह की नदी है रूपा रेल। ये निकलती है उदयनाथ की पहाड़ी से, उदयनाथ की पहाड़ी। अब ये उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है, तो ये है अपने डिस्ट्रिक्ट अलवर में। रूपा रेल नदी है, उदयनाथ की पहाड़ी से निकल रही है, और उदयनाथ की पहाड़ी है अलवर में। और ये रूपा रेल खत्म कहाँ पे हो जाती है, भरतपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे एक नदी है अपनी साबी, और ये निकलती है सेवर की पहाड़ी से। और सेवर की पहाड़ी कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए ये जाती कहाँ तक है, तो ये आती है पटौदी,
और पटौदी कहाँ पे है? हरियाणा में। आगे चलते हैं अपन। आगे अपनी एक नदी है रूपनगढ़, ठीक है, रूपनगढ़। अब ये निकलती कहाँ से है? तो ये रूपनगढ़ से ही निकलती है। रूपनगढ़ कहाँ पे है? अजमेर में। अब ये मिल खत्म कहाँ हो जाती है? सांबर झील में, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। आगे एक अपनी नदी है घग्गर, ये भी अंतर प्रवाह की नदी है। ये निकलती कहां से है? तो घग्गर निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से। अब शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ हैं? तो ये है अपनी हिमाचल में, ठीक है। ये खत्म कहाँ हो जाती है, यानी इसका समापन कहाँ पे हो जाता है? तो इसका समापन हो जाता है बेसिकली सूरतगढ़, और सूरतगढ़ कहाँ है? श्री गंगानगर में। आगे बात करें अपन, एक अपनी नदी है पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। एक है पश्चिमी बनास, एक तो है पश्चिमी बनास और एक है बनास। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग नदियां हैं। बनास निकलती है अपनी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, ठीक है, और वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, यानी चंबल की सहायक नदी है वो। ये है पश्चिमी बनास। ये अंतःप्रवाह की नदी है। ये निकलती है सनावर गांव से, सनावर गांव, ठीक है। कहां से निकली? सनावर गांव। सनावर गांव की अगर अपन बात करें तो ये है अपना सिरोही में। आगे चलते हैं, और ये खत्म कहां हो जाती है? कच्छ के रण में जाके, यानी गुजरात में। आगे देखते हैं। आगे एक अपनी नदी है बाणगंगा। बाणगंगा के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। बाणगंगा जो है वो निकलती है बिजक की पहाड़ी से, बिजक की पहाड़ी। अब बिजक की पहाड़ी कहाँ है? विराटनगर में। कई बार ये बेरठ भी मिल सकता है आपको, ठीक है। अब ये है कहाँ पे? ये जयपुर में है। आपसे पूछ लिया जाए इसका समापन कहाँ पे होता है, तो इसका समापन हो जाता है जामारामगढ़ में। जमवा रामगढ़ जो है कहाँ पे? जयपुर में। जो बाणगंगा है इसे रूडीत नदी भी बोला जाता है। एक्चुअल में ये मिलती तो जाके यमुना में है, लेकिन ये बीच में ही खत्म हो जाती है कुछ जगह पे, यानी प्रॉपर नहीं चलती। मान लो इसकी लंबाई अगर 100 किलोमीटर है तो 30 किलोमीटर जाने के बाद ये खत्म होगी, और बाद में जो लास्ट के 10 किलोमीटर बचते हैं वहां पे फिर पता चलता है वहां ये कोई नदी है और ये बाणगंगा है। इसलिए इसे रुंडित नदी भी बोला जाता है, ठीक है, रुंडित नदी। आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर एग्जाम में, पूछा गया था राजस्थान की कौन सी नदी को रुंडित नदी कहा जाता है, तो अपना आंसर होगा बाणगंगा नदी। आगे देखते हैं अपन। एक हो रहा है अपनी लूनी, ठीक है। लूनी नदी की अगर बात करें तो निकलती नाग पहाड़, और नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर में। अब इसके समापन की बात करें तो इसका समापन हो जाता है कच्छ के रण में, ठीक है। समापन कहाँ हुआ? कच्छ के रण में। अब देखो अपने जो ये नदियां देखी हैं सारी, काकनिया, काकनी, मसूरदी, कांतली, मैथा, रूपरेला, साबी, रूपनगढ़, घग्गर, पश्चिमी बनास, बाणगंगा और लूनी, ये सारी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, यानी ये न तो अरब सागर में जाती हैं न ही बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं, पहली नदी पश्चिमी बनास, दूसरी नदी लूनी। अगर अच्छी खासी बरसात हो जाए तो इनका पानी अरब सागर तक पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? अरब सागर तक। यानी इसे अपन अरब सागर वाली, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां उसमें भी शामिल कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? अच्छी बरसात होनी चाहिए, फिर तो इनका पानी जरूर पहुंचेगा अरब सागर तक, नहीं तो इनका पानी कच्छ के रण तक ही जाके खत्म हो जाता है, कच्छ के रण तक, ठीक है। एक अपनी नदी है बाणगंगा। अगर अच्छी बरसात होगी तो इसका पानी पहुंच जाएगा बंगाल की खाड़ी, और नहीं तो बीच में ये जामा रामगढ़ तक ही खत्म हो जाता है इसका प्रोग्राम। अब जो बाणगंगा नदी है ये यमुना में मिलती है, और यमुना जाती है आगे बंगाल की खाड़ी में। ऐसे मैं समझना बाणगंगा सीधी चली जाएगी। बाणगंगा जब यमुना में मिलती है तो उसकी सहायक नदी है, ठीक है।
और यमुना आगे गंगा में मिलेगी और गंगा पहुंचेगी बंगाल की खाड़ी। इसलिए मिल जाता है आपको कई बार भी बाणगंगा का पानी बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। ठीक है, ये थे इन नदियों के नाम भी जो अंतः प्रवाह की नदियां हैं। अब अपने को इनमें से कुछ डिस्कस भी करनी है। ठीक है, सारी नहीं करेंगे, लेकिन जिन नदियों में कुछ है भी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी आपको ये तो प्रोग्राम सभी का याद होना चाहिए, कहाँ से निकलती है और कहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, एग्जाम पास करना है, क्रैक करना है तो अपने को आना चाहिए। अब मान लो ऑप्शन आ जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनमें से निम्न में से कौन सी अंतः प्रवाह की नदी है, एक नदी दे दे कोई सी भी इनमें से और 3 दे दें कोई दूसरी। अगर इनके नाम भी आते होंगे तो अपन उसे इजिली हैंडल कर पाएंगे, वरना ये नदियां भी पाकिस्तान की लगेंगी, भी अपने देश में तो है ही नहीं है। तो इसलिए ढंग से इन्हें 2-4 बार लिखना, प्रोग्राम डन हो जाएगा। अब अपन जैसे कौन कौन सी नदियों के बारे में चर्चा कर लेंगे। जैसे घग्गर इंपॉर्टेंट है, कांतली है, ठीक है, पश्चिमी बनास है, लूनी है, साबी है, ठीक है, और जो भी 2-4 और होंगी मैन नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे इन पर कौन कौन से कोई सभ्यता पाई जाती है, या कोई इसके क्षेत्र को, जैसे कांतली के क्षेत्र को तोरावाटी बोलते हैं, घग्गर के क्षेत्र को वग्गी बोला जाता है। ऐसी कुछ बातें इनके बारे में अपन देखेंगे, और वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।